ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस 15 अगस्त पर बॉलीवुड ने 3 फिल्में रिलीज की, वेदा, खेल खेल में और स्त्री 2। और इन तीनों ही फिल्मों के कंटेंट देखकर मेरी अल्पमति को जो बात समझ में आई वो ये कि भाई बॉलीवुड ने एक प्रकार से जितने भी राष्ट्रवादी है या फिर जो भी बॉलीवुड की आलोचना कर रहे थे बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा कंटेंट की पिछले कुछ समय में, उन्हें एक प्रकार से मिडिल फिंगर दिखाते हुए चैलेंज किया है कि भाई कर लो जो करना है, हम तो यही करेंगे। हम तो अपना वही प्रोपेगेंडा स्प्रेड करेंगे। हम अपने नैरेटिव में देखो कितने आगे हैं, तुम जो कर सकते हो कर लो। ये एक प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया है, ऐसा मुझे कम से कम समझ में आया। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी गलती बताते हैं, सामने वाले किसी भी व्यक्ति को, अगर वो सामने वाला व्यक्ति समझदार है तो वो गलती बताने वाले की बात को सकारात्मक रूप से लेगा, पॉजिटिव वे में लेगा, अपने आप में बदलाव करेगा, अपनी गलती को समझेगा, बराबर ना। परंतु सामने वाला व्यक्ति अगर अड़ियल है तो वो गलती बताने वाले को ही अपना दुश्मन मान बैठेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बताने की, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड उस अड़ियल व्यक्ति की तरह है। उन्हें कितना भी अच्छी बातें बता दो कि भाई छोड़ दो ये सब बातें, क्यों ज़बरदस्ती का एक्टिविज्म हर फिल्म में तुमको डालना है। हाँ, भले ही अभी कुछ यूनिक, कुछ अलग कंटेंट दिखाकर, जैसे कि स्त्री 2 की बात, मैंने तो स्त्री 2 हो, शैतान हो, मुंजा हो, इन तीनों ही फिल्मों में मुझे जो बातें प्रॉब्लमेटिक लगी थी वो मैंने उनके रिव्यू में बताई थी। परंतु साथ में ही मैंने उन सभी रिव्यूज़ में, शैतान के, मुंजा के और स्त्री 2 के रिव्यू में ये बात कही थी कि भाई ये फिल्में पैसे कमाएंगी, क्या अलग है, यूनिक है, कुछ ऑब्वियसली लोग देखने के लिए जाएंगे। पर बार बार अगर लोगों को इसी प्रकार से तुम इरिटेट करोगे, टॉर्चर करोगे अपने एक्टिविज्म के, ज़बरदस्ती के, तो ठीक है, अभी क्षणिक तुमको कुछ सफलता दिख जाए पर तो लॉन्ग टर्म में ये नुकसान ही देगा। आज समझ में नहीं आएगा तो कुछ समय के बाद समझ में आएगा। जैसे कि 70-80 के दशक से बॉलीवुड अपना प्रोपेगेंडा चला रहा था, उस समय तो बड़ी उनको सफलता दिख रही थी ना। काफ़ी सारी प्रोपेगेंडा फिल्मों को इन्होंने काफ़ी सेलिब्रेट किया, परंतु धीरे धीरे 2 दशक के बाद, 3 दशक के बाद लोग धीरे धीरे समझने लगे, उस पर चर्चा होने लगी, जो हमने देखी पिछले कुछ समय में। तो भले ही आज कुछ क्षणिक सफलता बॉलीवुड को दिख जाए, परंतु ना, ये जो ज़बरदस्ती का एक्टिविज्म है या जो भी प्रोपेगेंडा नैरेटिव स्प्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है, लोग समझेंगे। आज नहीं तो 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद लोग समझेंगे। हाँ, तो समझदारी इसी में है कि हम देश का छोड़िए, संस्कृति का छोड़िए, आने वाली जनरेशन्स का, हमारी युवा पीढ़ी का छोड़िए, भाई बॉलीवुड को कम से कम अपनी इंडस्ट्री की ही चिंता करनी चाहिए कि वो कहाँ लेकर के जा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को। बाकी इनका कंटेंट हमारे देश की युवा पीढ़ी, भविष्य, उसकी दृष्टि से कितना खतरनाक है ये तो हम देख ही रहे हैं। और अभी तो और ज़्यादा ये डेंजरस हो गया है, डीपली प्रॉब्लमेटिक हो गया है मेरे अनुसार तो, क्योंकि अभी इस प्रकार से अपना नैरेटिव स्प्रेड करने लगे हैं ना कि अधिकतर लोग इतना सटल वे में होने के कारण वो बातें समझ भी नहीं पाते हैं और इनके नैरेटिव के, इनके प्रोपेगेंडा के वो शिकार भी हुए जा रहे हैं। हाँ, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो अभी ये जो 15 अगस्त पर इन्होंने फिल्में रिलीज़ की है वो हम देख ही रहे हैं। और पता है बॉलीवुड इतना कॉन्फिडेंटली, इतना आत्मविश्वास के साथ में ये प्रोपेगेंडा क्यों स्प्रेड कर रहा है? क्योंकि बॉलीवुड देख रहा है कि भाई जो राष्ट्रवादी हमारी आलोचना कर भी रहे हैं ना, वो अभी भी 5 दशक पहले के समय में अटके हुए हैं, 50 वर्ष पहले के समय में ही वो अभी भी है। उस समय की फिल्मों में जिस प्रकार से वो अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते थे, उसी की अभी भी वो आलोचना कर रहे हैं। जैसे कि पुजारी को ऐसे दिखा दिया, 786 का बिल्ला वगैरह, उसी समय की फिल्मों को अभी भी राष्ट्रवादी काउंटर कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं। हम लोग तो ऑलरेडी 50 वर्ष पहले के समय में पहुंच गए हैं। हमने तो अपना नैरेटिव, अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के कई सारे अलग अलग तरीके खोज लिए हैं। हाँ, तो बॉलीवुड देख रहा है ना कि भाई ये लोग आलोचना भी कर रहे हैं तो 50 वर्ष पुराने समय की दृष्टि से ही आलोचना कर रहे हैं। हम तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इसी कारण से ये इतना कॉन्फिडेंटली अपना नैरेटिव, अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं। और मैंने तो कई बार ये बात कही हुई कि भाई जैसे आपने देखा ना, वो कोई भी वायरस होता है तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, उसी प्रकार से बॉलीवुड, या बॉलीवुड कहने की अपेक्षा जो वामपंथ है, वोकिज्म है, ये तो हर इंडस्ट्री में होता ही है। तो ये जो वोकिज्म का कीड़ा है या वामपंथ रूपी ये जो बीमारी है, वायरस है ना, ये अपने अलग अलग वेरिएंट्स लाता रहता है। और अगर जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अभी भी 50 वर्ष पहले के समय में है, तो भाई फिर 50 वर्ष बाद के समय में जो है, जो अलग अलग अपने वेरिएंट्स ला करके इस बीमारी को और ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, हम उसे कैसे काउंटर करेंगे?
तो हमें भी अपने आप को आगे आने की आवश्यकता है। 50 वर्ष पहले के समय से अभी वर्तमान में आने की आवश्यकता है, ताकि हम इस नैरेटिव को काउंटर कर पाए। कम से कम चर्चा तो हो, डिस्कशन तो हो, तभी तो लोगों में जागरूकता आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं खेल खेल में से, फिर वेदास 3-2 इनके बारे में भी बात करेंगे। खेल खेल में देखिए, इन तीनों ही फिल्मों के बारे में मैंने हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर जब रिव्यू अपलोड किया था, इन तीनों फिल्मों की रिलीज होते ही मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया था। देखिए जितने भी रिव्यूज़ होते हैं, चाहे वो फिल्मों के हो या वेब सीरीज़ के हो, सारे के सारे रिव्यूज़ हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर ही होते हैं। और हमारे इस मुख्य चैनल पर बाकी जितनी भी चर्चाएं होती है फिल्मों के बारे में, या फिर दूसरी जो भी चर्चा मैं करता हूँ, चाहे ट्रेलर्स पर चर्चा करूँ या फिर दूसरे विषयों पर, पॉलिटिक्स वगैरह, जो भी चर्चा होती है वो हमारे इस मुख्य चैनल पर होती है, ठीक है ना। तो रिव्यूज़ के लिए हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इन तीनों ही फिल्मों के प्रोपेगेंडा के बारे में ऑलरेडी मैंने विस्तार से रिव्यू में चर्चा की हुई है। यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। ये अलग से वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि लोग पता चले, जागरूक हो लोग, भाई ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, सब तक पहुँचनी चाहिए सारी बातें। तो खेल खेल में क्या कहे बेटी के वर्जिनिटी लूज़ करने का सेलिब्रेशन माता पिता और उनके मित्र एक प्रकार से फिल्म के एंडिंग में मनाते हैं, और उसको इतना मीठे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है ना। और उस बात को जस्टिफाई करने के लिए फिल्म में 3-4 बार बेटी की आयु को अलग से मेंशन किया है कि 18 वर्ष की है, 18 वर्ष की है, 18 वर्ष की है, जानबूझकर मेंशन किया है ताकि सामने वाला व्यक्ति आलोचना ना कर पाए कि देखो अब बालिग हो गई, 18 वर्ष की है। हाँ, अगर 16-17 वर्ष की वो होती, अपने किसी फ्रेंड के घर होती, और वहाँ पर वो सब जाने के बाद में अपने फ्रेंड के साथ में रात को उसी के घर में सोना चाहती है, ये बात अगर पिता को फ़ोन करके बताती, और फिर पिता और उसके मित्र एक साथ में सेलिब्रेट करते बेटी के वर्जिनिटी लूज़ करने को, तो भाई लोग आलोचना करते ना। इसी कारण से वो अलग से मेंशन किया है बार 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 बार। हालांकि फिल्मों के माध्यम से जो ये बातें स्प्रेड कर रहे हैं वो तो 18 वर्ष के आगे के लोग भी देखेंगे, उसके 16, 17, 12, 13 वर्ष के बच्चियाँ बच्चे भी ये देखेंगे। नैरेटिव तो वो स्प्रेड कर रहे हैं ना। फिल्में तो केवल 18 वर्ष के आगे के लोग देखेंगे ऐसी बात है नहीं। जो बातें कहना चाहते हैं कि भाई बेटी की वर्जिनिटी को लूज़ करने को हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए माता पिता को अपने फ्रेंड्स के साथ में, यही वो एक प्रकार से कह रहे हैं फिल्म के माध्यम से। और फिल्म का तो मुख्य विषय ही सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना ही था। ये तो एक बात हो गई। बाकी विवाह से पहले जो कुछ बैचलर्स पार्टी वगैरह करने का जो ट्रेंड है वेस्ट में, वो हमारे देश के वोक और लिबरल्स भी यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं। हाल ही के समय में कई सारी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, विशेषतः वेब सीरीज़ में, OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये ज़बरदस्ती से प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है इस वेस्ट के कल्चर को। और यहाँ पर फिल्म में फिर बैचलर्स पार्टी में एस्कॉर्ट्स को, एलिट एस्कॉर्ट्स को बुलाना, वेश्याओं को बुलाना, ताकि भाई विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले मज़ा ले लो। ये वेस्टर्न सोच, तो उसको यहाँ पर भी नॉर्मलाइज करने का उन्होंने प्रयास किया है खेल खेल में के माध्यम से। इसके बाद में विवाह कोई ओनरशिप नहीं है, ये तो जस्ट पार्टनरशिप होती है। तुम्हारी पत्नी विवाह के बाद में कोई उसको पसंद कर सकता है, उसे कोई पसंद आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रकार की एक स्पीच अक्षय कुमार का पात्र फिल्म के एंडिंग में देता है। उसकी पत्नी कहीं पर गई थी, एक स्पेन में शायद, पेरिस में, तो वहाँ पर उसे कोई आंद्रे नाम का व्यक्ति मिला था। वो अभी भी मतलब उसके साथ उसने शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, से उसकी पत्नी कहती है। पर उस पर अक्षय कुमार कहता है कि भाई छोड़ो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब देखो, इतना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ओनरशिप थोड़ी ना होती है, एक दूसरे पर कोई अधिकार थोड़ी ना होता है विवाह में, तो जस्ट पार्टनरशिप है। यानी ओपन मैरिज को उन्होंने एक प्रकार से उसके माध्यम से प्रमोट किया है। देखिए, वोक और लिबरल्स को जैसी लाइफ जीनी ना, वो अकेले रहकर जिए। विवाह की संस्था को ज़बरदस्ती बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भाई तुमको जीना है ना, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बडी, सेक्स बडी, फोरसम, थ्रीसम, इन सब बातों को आजकल ज़बरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। भाई तुम अकेले रहकर जैसा जीना है जियो, विवाह की संस्था का नाम खराब मत करो। कम से कम सनातन संस्कृति में विवाह का अर्थ अलग होता है। उसमें कर्तव्य की भावना प्रमुख होती है, केवल अधिकारों की और वासना की प्रबलता वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। वो बिल्कुल दुय्यम क्या नगण्य बातें होती है। विवाह का मुख्य जो उसके पीछे का भाव है ना सनातन संस्कृति में, वो कर्तव्य है। अपने परिवार के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने के लिए विवाह किया जाता है। ये उसके पीछे की मूल भावना है। और सेक्सुअल लिबरेशन, ये भी उसका
सेक्सुअल लिबरेशन तो हो ही गया, पर अलग से भी एक कैरेक्टर के माध्यम से फरदीन खान का जो कैरेक्टर है उसके माध्यम से भी उन्होंने ये बात प्रमोट की है। फरदीन खान के कैरेक्टर शुरुआत में जब उसकी एंट्री होती है ना, बिल्कुल एक लग्जरी कार में वो आ रहा है, रोतड़ू थोबड़ा लेकर के, डिप्रेस्ड थोबड़ा लेकर के वो वहाँ से नीचे उतरता है। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कि वगैरह वगैरह, तुम्हारी पत्नी वगैरह के या जो भी उसकी उस समय पार्टनर होती है उसके बारे में वो पूछते हैं, तो वो कुछ उस समय बताता नहीं है। हालांकि उसका वो डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरा लेकर के थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा आ गया था ये इस कैरेक्टर को आगे कहाँ लेकर के जाने वाले हैं। पर थोड़ी देर के बाद में जब वो बताता है कि भाई मुझे स्कूल से निकाल दिया है, फिर वो फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के सामने फरदीन खान का कैरेक्टर खड़ा है, स्कूल मैनेजमेंट उसको निकाल रहा है। फिर उस समय फरदीन खान का पात्र पीछे देखता है तो कांच के बाहर एक लड़का खड़ा है, तो उस समय कंफर्म हो गया था कि भाई इस पात्र का जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है वो ये दिखाया जाए कि भाई वो होमोसेक्सुअल, जिससे वो एक प्रेफरेंस का नाम उन्होंने दिया हुआ है, तो वो उसको दिखाया जाएगा, गे दिखाया जाएगा कि भाई मुझे पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बनाना ये मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस है। तो विवाहित था वो पात्र फरदीन खान का, 10 वर्ष की बच्ची है उसकी, पर 10 वर्ष के बाद में फिर वो फिल्म में कहता है कि देखो देखो मेरी बच्ची कितनी, 10 वर्ष की बेटी कितनी प्रोग्रेसिव है, कितना आगे चली गई है, बढ़ गई है, कितनी मॉडर्न है, तुम लोग तो अभी भी पुराने ज़माने में अटके हुए हो। मेरी देखो 10 वर्ष की बच्ची ने मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, जिसको जिस भी प्रकार से शारीरिक सुख लेना है, मैथुन के कई सारे अलग अलग प्रकार है। स्त्री और पुरुष जो शारीरिक संबंध बनाते हैं उसे मैथुन कहते हैं, या फिर गुदा मैथुन जिसे एनल सेक्स कहते हैं, मुख मैथुन, ओरल सेक्स, या और भी कई सारे मैथुन के प्रकार, जिसको कुल मिलाकर है गुप्तांगों के घर्षण से मिलने वाला सुख। हम जिसको वासना की पूर्ति, अपनी विचारों को, वृत्तियों को, वासना को हम लगाम नहीं लगाएंगे, रोकेंगे नहीं, तो वो तो कहीं पर भी भागती जाएगी। और पश्चिमी मनोविज्ञान ने ये जो वृत्तियाँ अलग अलग प्रकार से भाग रही है ना वासना की, इस हर एक वृत्ति को अलग अलग वो नाम देते जा रहे हैं। पहले 4-5 सेक्सुअल प्रेफरेंस थे, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 10 हो गए, अभी 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इन्होंने खोज करके रखे हैं। कोई भी व्यक्ति वो बताए ना कि मेरी ये वृत्ति है, मेरा इसके प्रति अट्रैक्शन है, मैं तो मेल हूँ पर मेरा अट्रैक्शन तो किसी ट्रांसजेंडर के प्रति है, या इंटरसेक्स के प्रति है, या इसके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो उसको अलग सेक्सुअल प्रेफरेंस का नाम दिया, इसको अलग सेक्सुअल प्रेफरेंस का नाम दिया, उसको अलग सेक्सुअल प्रेफरेंस का नाम दिया। फिर जिसके मन में सबके प्रति अट्रैक्शन है उसको पैनसेक्सुअलिटी का नाम दिया। इसमें एक ओमनी सेक्सुअल भी अलग प्रकार है। इसे 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इन्होंने खोज करके रखे हैं, क्योंकि पश्चिमी मनोविज्ञान बाहर की वृत्तियों के अनुसार हमें हमारी पूरी आइडेंटिटी को वहाँ पर वो समाप्त कर देता है। हमारी संस्कृति मन और बुद्धि, हमारी वृत्तियों से अलग होना हमें सिखाती है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हम नहीं हैं। मन में उठने वाली वृत्तियाँ हम नहीं हैं। उन वृत्तियों का जो आधार है, जो चैतन्य है, वो चैतन्य तत्व, वो अमर आत्म तत्व हम हैं। ये हमारी सभ्यता कहती है। पश्चिमी मनोविज्ञान बाहर उठने वाली जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के साथ में हमें बांधकर हमारी आइडेंटिटी को वही समाप्त कर देती है। चलिए, ये एक अलग चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर भाई, तुमको किसी को भी गुदा मैथुन से सुख लेना है, मुख मैथुन से सुख लेना है, किसी ने तुमको रोका नहीं है। तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, किसी को उस बात से मतलब नहीं है। परंतु ये कोई विक्टिम कार्ड खेलने का टूल नहीं है कि तुम अपने परिवार की, अपने बच्चे के प्रति के अपनी पत्नी और अपनी बेटी के प्रति के कर्तव्यों से भागने के लिए इसका एक टूल के रूप में यूज करो। तुम्हारी बेटी है, पत्नी है, तो उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। उन कर्तव्यों से भागने के लिए ये कोई विक्टिम कार्ड खेलने का टूल नहीं है। वो जस्ट वासना है। हाँ, काम वासना के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम उसको रोक नहीं रहे और तुमको ठीक है, वासना में तुम बह रहे हो, परंतु वो कोई विक्टिम कार्ड खेलने का टूल नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लमेटिक थीम हमें खेल खेल में देखने को मिलती है। ये बातें भले ही लगे कि भाई ये तो जस्ट वो एक अलग लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या इतना परेशान होना। देखिए, कुल मिलाकर जो वोकिज्म है ना, उनका एक ही उद्देश्य होता है। ये नाम यार, वोकिज्म ले लो, लिबरलिज्म ले लो, फेमिनिज्म ले लो, कम्युनिज्म ले लो, सेक्युलरिज्म ले लो, वामपंथ कह लो, या कम्युनिज्म के अंडर ये लेनिनिज्म है, स्टेलिनिज्म है, माओइज्म है। भाई इतने इज्म इन्होंने खोज करके रखे हैं ना, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ भी है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि भाई एक्टिविस्ट खड़े करना, सिस्टम से लड़ने के लिए, रीति रिवाजों से लड़ने के लिए, पेरेंट्स से लड़ने के लिए, फैमिली सिस्टम से लड़ने के लिए, विवाह की संस्था से लड़ने के लिए, देश से लड़ने के लिए। इसको उखाड़ फेंकेंगे, सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे, देश के टुकड़े करेंगे,
हाँ, परिवार की संस्था को उखाड़ फेंकेंगे, पेरेंट्स को थप्पड़ मारेंगे, विवाह तोड़ देंगे, संस्कृति तोड़ देंगे, रीति रिवाज उखाड़ देंगे, परंपरा उखाड़ देंगे। इनके विरुद्ध तुम्हें एक्टिविस्ट के रूप में उनको खड़ा करना है। तो सेक्सुअल लिबरेशन के सपने दिखाना यंग जनरेशन को कि देखो हम कितनी एक लिबरेटेड लाइफस्टाइल तुमको ऑफर कर रहे हैं, उसको बड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाना, उसके पीछे के भयावह परिणाम उस पर वो बात करेंगे भी क्या, क्योंकि उनको तो एक रोमांटिसाइज करना है ना उन सब बातों को। और जो वो लाइफस्टाइल जीने के बाद में जीवन में जो इतने भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं ना, भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, निराशा, यही वो परिणाम आगे मिलेंगे। पर उन परिणामों के लिए ये वोक और लिबरल्स उस लाइफस्टाइल को दोषी नहीं ठहराएंगे। वो ये बताएंगे कि ये जो तुम्हारे जीवन में चिंता है ना, वो तुम्हारी लाइफस्टाइल के कारण नहीं है। उस लाइफस्टाइल की तरफ जाना तो तुम्हारा अधिकार है। ये जो दुख, चिंता, दुख, भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में है, इसके लिए तो सिस्टम दोषी है, पेरेंट्स दोषी है क्योंकि वो तुम्हें खुलकर जीने नहीं दे रहे, ये विवाह की संस्था दोषी है क्योंकि वो तुम्हें बांध करके रख रही है, ओनरशिप बता रही है विवाह, हाँ, या फिर रीति रिवाज, परंपराएं, या ये रिग्रेसिव समाज, ये दरिंदे माता पिता, या ऑर्थोडॉक्स समाज, ये इनके कारण तुम दुखी हो क्योंकि वो तुमको खुलकर जीने नहीं दे रहे। एक सिंपल सी जीवन का गणित है। तुम किसी जंगल में जाकर के भी, जहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वहां पर भी अगर तुम अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करके बस भोग वासना के पीछे ही भागते रहोगे, वहां पर भी तुम्हें भय, शोक, चिंता, निराशा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी यही जीवन में आगे आएगा। भले ही तुम्हें वहां कोई भी टोक रोक नहीं रहा होगा, क्योंकि अंतरात्मा से अंदर से ग्लानि आएगी। भले ही तुम बड़े वही जो पश्चिमी मनोविज्ञान दिमाग में डाली हुई जो बातें हैं वो तुम अंदर से विचार करते रहो कि नहीं यार ये सब कुछ नहीं होता, 4 दिन की जिंदगी है, कल किसने देखा है, मैं तो मन में आया वैसा जीऊंगा, कितना भी वो अंदर वैसा सोचने लग जाओ, परंतु अंतरात्मा जानती है ना कि तुम अपने कर्तव्यों से, अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भाग कर अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहे हो, तो अंदर से लानत ही आएगी, ग्लानि ही आएगी। कोई वहाँ देखने वाला नहीं होगा तो भी। चलिए, ये सब कुछ उन्होंने, विषय था खेल खेल में फिल्म का। अब इटालियन फिल्म, उसको इतने सारे अवार्ड्स मिले, उसके इतने सारे 25-26 रीमेक बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली इतने सटल वे में ये सब नैरेटिव उन्होंने स्प्रेड किया है, तो इसी कारण से विश्व भर के फिल्म मेकर्स के लिए वो तो एक आदर्श फिल्म हो गई भाई। हाँ, तो इतने सारे रीमेक बने हैं उस पर। चलो, खेल खेल में के बाद में विदा। मोदी जी ने अभी पिछले वर्ष एक, जितने भी अलग अलग राज्यों के गृह मंत्री हैं उनके साथ में एक मीटिंग में एक बात कही थी कि बाहरी जो हथियार लिए हुए जो नक्सली होते हैं ना, उनसे तो सुरक्षा बल लड़ ही रहे हैं, पर उनसे भी ज़्यादा भयानक होते हैं कलम वाले नक्सली, जो किसी भी बात को बिल्कुल किसी एक सिलेक्टिव घटना उसको लेकर के उसको बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाएंगे, उसको एग्जेजरेट करके लोगों को बांटने का, तोड़ने का वो प्रयास करते हैं, और ज़्यादा खाई पैदा करने का, फूट डालने का वो प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को तोड़ा जा सके। मैंने वेदा के रिव्यू में इस पर विस्तार से चर्चा की हुई है, डिटेल में विस्तार से चर्चा की हुई है। वेदा का रिव्यू अवश्य देखना आप मेरा। जो जाति में हम देखते हैं ना कि अपनी अपनी जाति में विवाह होते हुए हम देखते हैं, तो इसके पीछे का इतिहास क्या है, पूरे हज़ारों वर्षों के इतिहास के बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा की हुई है। यहाँ पर वीडियो बड़ा हो जाएगा, वही बातें रिपीट हो जाएंगी, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जा रहा। पर कुल मिलाकर वही, जितना हो सके हिंदुओं को जात पात के नाम पर बांटो, और वेदा में लिटरली यही बात हमें देखने को मिली। चलिए, अब उसके बाद में स्त्री 2 की अगर हम बात करें, पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर आपने कई सारे ऐसे मीम्स वगैरह देखे होंगे, लेफ्ट के इकोसिस्टम के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं कि भाई देखो, स्त्री नाम की फिल्म के द्वारा एनिमल को कैसे पीछे छोड़ दिया। हालांकि एनिमल का ग्रॉस कलेक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है, पर वो डोमेस्टिक कलेक्शन की यहाँ पर कंपेरिजन करके ये कह रहे हैं कि भाई देखो, वेंगा कहीं कोमा में तो नहीं चला गया, देखो संदीप रेड्डी वेंगा का क्या हुआ वगैरह, इस प्रकार के मीम वगैरह बनाए जा रहे हैं। हाँ, देखिए, अभी मैंने शुरुआत में खेल खेल में की बात की ना, वहाँ पर फरदीन खान का कैरेक्टर अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए अपने परिवार, अपनी बेटी, उसके प्रति के कर्तव्यों से वो दूर जाने का एक टूल के रूप में यूज़ कर रहा है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। तो वो कर्तव्यों से भाग रहा है वहाँ पर, बराबर ना। वो भी किस लिए? अपने शारीरिक इच्छा वासना के लिए, काम वासना के लिए। इससे प्रॉब्लम नहीं है वोक और लिबरल्स को। हाँ,
तो उल्टा इन बातों को प्रमोट करेंगे कि जितने परिवार टूटे उतना और ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। परंतु एक पात्र एनिमल का, वो अपने परिवार की, अपनी बहन की, अपने पिता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। भाई फिल्म की बेसिक थीम की आप बात करिए ना, वो कितना वायलेंस दिखाया, एक्शन जोनरा के माध्यम से वो अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है डायरेक्टर, या हॉरर कॉमेडी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, या एक्शन कॉमेडी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, या और किसी जोनरा के माध्यम से वो बात प्रस्तुत कर रहा है। प्रेजेंटेशन को छोड़िए, बेसिक थीम पर चर्चा करिए। एनिमल की बेसिक थीम क्या है, स्त्री की बेसिक थीम क्या है, या खेल खेल में की बेसिक थीम क्या है, उस पर बात करिए। और इवन एनिमल में भी रणबीर कपूर का जो पात्र है रणविजय, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया है तो उसको गलती के रूप में प्रस्तुत किया। वो करवा चौथ पर आकर अपनी पत्नी से थप्पड़ खा रहा है, उसके पाँव पकड़ रहा है, गलती के रूप में उसको प्रस्तुत उन्होंने किया है। वो कोई मतलब जैसे फेमिनिस्ट फिल्में होती है ना कि भाई पति नपुंसक है, बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, या काम में बिजी है, या दरिंदा है, और इन सब बातों को दिखाकर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो जस्टिफाई करते हैं। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। और पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई ये तब करते हैं जब पति का सेक्सुअल प्रेफरेंस कुछ और हो, वो बाइसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल हो, या 60 प्रकार के अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंस इन्होंने खोज करके रखे हैं। उस समय पति का वो विवाह बाह्य संबंध, या अपनी पत्नी या बच्ची से उनकी जिम्मेदारी छोड़ करके सेक्सुअल प्रेफरेंस के पीछे भागना, तब उसको वो बड़ा रोमांटिसाइज करेंगे। एक मलयालम फिल्म भी आई थी जितना मुझे याद है, मैंने वो फिल्म देखी नहीं पर उसकी थीम सुनी हुई है, कोई कठल या कथल ऐसी नाम की फिल्म थी जितना मुझे पता है। वहाँ पर भी पति का सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग होता है, कई वर्षों के बाद पता चलता है विवाह के वगैरह, यही कुछ थीम थी। और मैंने तो खेल खेल में के रिव्यू में और भी ऐसे कई सारे फिल्मों के उदाहरण दिए हुए हैं। माधुरी दीक्षित की द फेम गेम का उदाहरण दिया है, या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक का मैंने उदाहरण दिया हुआ है। आप मेरा खेल खेल में का रिव्यू देखिए। कुल मिलाकर उससे प्रॉब्लम नहीं कि भाई हम सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए अपनी मन और इच्छा, मन की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए पत्नी, बच्चे इनकी जिम्मेदारियों से भाग रहे, नहीं, उसको तो हम बड़ा प्रमोट करेंगे। पर परिवार या पिता उनके नाम से छाती ना कूटकर उनकी रक्षा के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो वो हमें प्रॉब्लमेटिक लगता है, वो टॉक्सिक है भाई। हाँ, जिम्मेदारी पूरा करना टॉक्सिक होता है, जिम्मेदारी से भागना बड़ा लिबरेटेड लाइफस्टाइल होती है। और देखिए एनिमल में वो पिता ने कभी भी बेटे को समय नहीं दिया, ठीक है ना, वो अपने काम में बिजी है। तो रणविजय का कैरेक्टर उनको कहता भी है कि नहीं पापा, आपने जो किया वो सही किया, आपने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपने काम में वगैरह आप बिजी रहे, उससे वो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। वो प्राउड फील करता है इस बात के लिए, वो छाती नहीं कूट रहा। उड़ान का आप इसी के अगेंस्ट ही बड़ा सेलिब्रेट करते हैं ना, उड़ान फिल्म को, वोकर लिबरल्स। देख लीजिए उसका जो कैरेक्टर है, पिता ने उसको बड़े एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, शायद कश्मीर या कहीं पर उसको बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ पर वो बी ग्रेड फिल्में, कुछ पॉर्न फिल्में वगैरह देखने के लिए जा रहा है, हॉस्टल से भागकर अपने फ्रेंड्स के साथ में। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसको गलती करते हुए दिखाया है या पॉर्न फिल्म देखते हुए दिखाया है। ऑब्वियसली आप दिखाइए ना, बच्चों को वो गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों को दिखाइए, पर गलतियों को गलतियों के रूप में दिखाइए। पर उड़ान में उन गलतियों को जस्टिफाई किया गया है। पिता को दरिंदा बताया है कि जो उन बातों को आलोचना कर रहा है, या बेटे को कह रहा है कि भाई मैंने तेरे को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा और तू क्या कर रहा है। तो वहाँ पर वो कैरेक्टर लाइन टू लाइन मुझे याद नहीं, पर वो यही कहता है कि भाई कोई उपकार किए क्या इतने बड़े कॉलेज में भेज करके, यही उस सीन का तात्पर्य था। और लिबरल और वोक्स तो हमेशा ही कहते हैं कि भाई तो प्राणी भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, तो तुमने हमें पाला तो कौन सी बड़ी बात है, उपकार किए क्या हमें बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज करके। ये इतने कृतज्ञ होते हैं वोक और लिबरल्स, अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, बलिदान उनको दिखाई नहीं देता, उनको बस अपनी वासना पूर्ति दिखाई देती है। हमको बस वासना पूर्ण करनी है। कर्तव्य क्या होते हैं, जिम्मेदारियां क्या होती है। इसी कारण से इनको उड़ान फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल एक आदर्श फिल्म के रूप में ये उड़ान को मानते हैं। बाद में पिता, उड़ान की मैं बात कर रहा हूँ, पिता कंपनी में अपने बेटे को सब काम सिखाना चाहता है, और बेटे को वो तो बड़ा टॉर्चर लगता है कि ये क्यों, मुझे तो राइटर बनना है भाई। जिसको सच में सपने पूरे करने होते हैं ना, वो डबल शिफ्ट करके, पेपर बेच करके, झाड़ू पोछा करके, छोटा मोटा काम करके, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके, परिवार के प्रति उन सब बातों से समय निकालकर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करता है। आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े लोग हुए ना, बहुत गरीब परिवारों से निकले हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति देख लीजिए, या जिन्होंने बड़े किसी भी बड़े पद पर भी पहुंचे हुए हैं ना,
गरीब परिवारों से बड़ी ही तंगी से जीवन जिए हुए, समय नहीं मिल पाता था, किसी रोड पर जो है लाइट है उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई की हुई। जिनको सच में ड्रीम्स को फॉलो करना होता है ना, वो अपनी कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए समय निकाल कर अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। पर ये कर्तव्य क्या होते हैं? पिता अगर कंपनी में काम सिखाने के लिए ले जा रहा है तो ये तो दरिंदगी है भाई। पिता मॉन्स्टर है। पिता सुबह 6 बजे दौड़ने के लिए लेकर के जा रहा है तो वो तो दरिंदा है, मॉन्स्टर है। और फिर इन सब बातों को थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए पिता को थोड़ा शराबी दिखा दिया, एक और उसका अफेयर वगैरह दिखा दिया है। ऑब्वियसली इन सब बातों को उनको जस्टिफाई भी तो करना था ना। पर मेंटेलिटी देखिए फिल्म की क्या है। फिर बेटा, पिता कंपनी में काम सिखा रहा है तो वो रात को बार में जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है। एक दिन उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, कहते हैं कि देखो हमने यहाँ पर कुछ नया वो शुरू करते हैं बिजनेस वगैरह, वहाँ पर फलाना फलाना तो रोज़ नई नई लड़कियों को लेकर के आ रहा है। तो इसकी आंखों से आंसू बहते हैं कि मेरा पिता कितना दरिंदा है। एक दिन फिर फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी ही पिता की गाड़ी फोड़ देता है बार में से आने के बाद में। ये इस प्रकार के कैरेक्टर को ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं। ये इनको बड़ा सकारात्मक, अच्छा आदर्श पात्र लगता है। पर परिवार के प्रति कर्तव्य कोई पूरा कर रहा है तो वो टॉक्सिक हो जाता है, दरिंदा हो जाता है। स्त्री 2 की हम बात कर रहे थे तो शुरुआत में ही एक सिगरेट पी रही लड़की को सरकटा दाना उठा करके लेकर के जाता है। उसके बाद भी जो आधुनिक सोच वाली जो लड़कियां है ना, मॉडर्न सोच वाली जो लड़कियां हैं ना, वो सरकटे दानों का मुख्य टारगेट है। और सरकटा दानव संस्कारों की रक्षा करने वाला है। संस्कारों की रक्षा करना उसका विचार, उस मेंटेलिटी का एक भाई, वो संस्कारों की, संस्कृति की रक्षा करना चाहता है। इस कारण से उससे जब पोजेस हो जाते हैं ना गांव के मर्द पुरुष, तब वो जो पॉर्न फिल्मों के पोस्टर से उन पर कालिक पोतने लग जाते हैं, लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर देते हैं, महिलाओं को घर में दबा करके रखने लग जाते हैं। और वो चूल्हे चौके तक सीमित रखना चाहता है सरकटा दानव महिलाओं को। और पितृसत्तात्मक समाज का वो पक्षधर है। चंदेली को 200 वर्ष पहले के समय में वो लेकर के जाएगा। यानी 200 वर्ष पहले भारतीय सभ्यता कितनी घिनौनी दरिंदी थी, ये वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति की रक्षा की बात करने वाले कैसे सरकटे दानव की तरह होते हैं, ये वो दिखा रहे हैं स्त्री 2 के माध्यम से। और तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है वो कुछ उसको एक आइटम सॉन्ग दिखाया है, अश्लील डांस वगैरह। तो सरकटा दानव उसको भी टारगेट करता है, ऐसी लड़कियों को भी उठा करके लेकर के जा रहा है। लिबरल्स और वोक्स के अनुसार अच्छे घर की बहू होना ये पितृसत्तात्मक समाज की दरिंदगी होता है। हाँ, ये पितृसत्तात्मक समाज का स्लेव होना होता है। अच्छे घर की बहू वगैरह ये शब्द बहुत घिनौने होते हैं, कुलवधू वगैरह घिनौने शब्द होते हैं। पर ऐसा कुछ चरित्रहीन ठरकियों के सामने अश्लील नृत्य करना या फिर सिगरेट पीना वगैरह, इस प्रकार की लाइफस्टाइल जीना, ये इनको आधुनिकता लगती है। और ये दिखाएंगे कि भाई भारतीय पुरुष जो पितृसत्तात्मक समाज रहा है ना भारत का 200 वर्ष पहले शायद था ऐसा डायरेक्टर के अनुसार, तो वो कैसे महिलाओं को दबा करके रखते हैं, कुचल करके रखते हैं। भाई भारतीय समाज ना 20 वर्ष पहले ऐसा था, ना 200 वर्ष पहले ऐसा था, ना 2000 वर्ष पहले ऐसा था। हाँ, इस देश की महिलाओं ने हमेशा से अपने पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। चाहे वो खेत में काम करना हो या फिर अभी के समय में हम देखें तो आप जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों में चले जाइए, कोई पापड़ बनाएगा, अचार बनाएगा, फरसान बनाएगा, लड्डू बनाएगा, वो बना करके बेचेंगे। ब्यूटी पार्लर चलाएगा, कोई शिक्षिका का काम करेगा, कोई झाड़ू पोछा लगाएगा, कोई बर्तन साफ करेगा, या फिर कोई सिलाई काम करेगा, कोई छोटे मोटे शॉप में काम करने के लिए महिला जाएगी। अरे कंस्ट्रक्शन साइट में तक महिलाएं काम करती। तुम फेमिनिस्टों ने कोई पितृसत्तात्मक समाज से महिलाओं को लिबरेट किया है, इस कारण से महिलाएं स्वयं रोजगार से पैसे कमाने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाएं हमेशा से भारत में स्वयं रोजगार से पैसे कमाती आई है, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती आई है। कि 200 वर्ष पहले के समय में ऐसे घिनौने पितृसत्तात्मक लोग रहते थे। कहाँ से ये क्या पढ़ लेते हैं मुझे समझ में आता, कौन सी अलग दुनिया में ये लोग जीते हैं पता नहीं। होता होगा शायद इनके एलिट सोसाइटी में ऐसा, भारत में तो नहीं होता, शायद इनके एलिट सोसाइटी में ऐसा होता होगा। और यही कुल मिलाकर वोक एक्टिविस्ट खड़े करना है ना भाई, ताकि जो राष्ट्रवादी होते हैं वो फांसीवादी होते हैं, इनके विरुद्ध वोक एक्टिविस्ट हमें खड़े करने हैं। यही मेंटेलिटी होती है। देखिए हॉलीवुड में अगर इस प्रकार की कोई फिल्म बनी होती ना, अभी तक वहाँ के जो रिपब्लिकन्स है, कंजर्वेटिव्स जो है, उन्होंने पूरा 50 लोगों ने फिल्म को पूरा क्रिटिसाइज कर करके
छोड़ दिया होता। स्नो वाइट कंट्रोवर्सी देख लीजिए ना रेचल ज़ेगलर की। उसने जस्ट इतना कहा कि भाई 1937 की फिल्म में स्नो वाइट, उसका ड्रीम क्या था कि मैं एक राजकुमार के साथ में विवाह करूं, हाँ, अपना परिवार बसाऊं। तो वो अभी उसका ड्रीम नहीं है, उसका ड्रीम तो अभी लीडर बनना है, और वो उस राजकुमार से वो परिवार बसाना वगैरह ये अभी उसका ड्रीम नहीं है। बस इतनी बात कही थी रेचल ज़ेगलर ने। भाई आप देख लीजिए, डिबेट्स हुई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर, और 50 अमेरिकन यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जिन्होंने किस प्रकार से रेचल ज़ेगलर को क्रिटिसाइज़ किया है, उस फिल्म को क्रिटिसाइज़ किया है। डिज्नी ने कई बार उस फिल्म को पोस्टपोन किया, पूरे फिल्म के नैरेटिव में वो थोड़ा चेंज किया उन्होंने। लोगों का इतना आक्रोश बस उतनी सी बात कहने के कारण। और हमारे यहाँ पर तो जो बातें वहाँ के लिबरल्स कहते हैं ना अमेरिका के, हमारे यहाँ पर तो राष्ट्रवादी ही वो बातें कहते हैं। तो हम लिबरल्स तो हमारे यहाँ के उससे भी एक्सट्रीम, बिल्कुल अलग ही लेवल के वोक और लिबरल्स हैं हमारे देश में। और देखिए, ये वोक और लिबरल्स तथाकथित फेमिनिस्ट वगैरह जो कहते हैं ना हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को, भाई इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। कईयों को लगता है, कई सारे राष्ट्रवादियों को भी लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ी सकारात्मक बात है, तो बड़ी पॉजिटिव बात है, तो बड़ी सही बात है। कई सारे राष्ट्रवादियों को भी आपने ये बात कहते हुए सुना होगा। ना ना, सबसे पहली बात, विवाह में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। ना पति होता है ना पत्नी होती है, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। पति जो बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, वो कोई उसका इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं होता। हाँ, वो उस परिवार का होता है। पत्नी का भी उतना ही होता है, पति का भी उतना ही होता है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता विवाह में। और अगर तुमको इंडिपेंडेंट रहकर अपनी कोई सो कॉल्ड फैंटेसीज को, सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करना है, या सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, विवाह तुमको अगर ओनरशिप लगता है, हाँ, और पार्टनरशिप तुमको चाहिए, तो भाई किसी का जीवन बर्बाद मत करो। अलग रहो, अकेले रहो, ठीक है ना, किसी बेचारे मासूम का जीवन बर्बाद मत करो। तो आजकल तो हम देख रहे हैं किस प्रकार का एक बिजनेस बना करके रखा है, विवाह, फिर झूठे आरोप, फिर एलिमनी और क्या क्या चल रहा है। इंडिपेंडेंट रहना तो अलग रहो, विवाह में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। दैट्स इट, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई वहीं पर। और इंडिपेंडेंट रहना है तो अलग रहो। विवाह में हो तो पति का भी पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पत्नी का भी पति के प्रति कर्तव्य है, और विवाह के पीछे कर्तव्य की ही भावना होती है, उसी को विवाह कहा जाता है। बाकी ऐसे ही शारीरिक संबंध तो पशु भी बनाते हैं, तो पशु के जैसे जीना है तो फिर अकेले रहो, विवाह की संस्था को बर्बाद मत करो, ठीक है ना। इसी कारण से वो स्नो वाइट के उस बात को लेकर के जो आउटरीच हुआ ना कि भाई उसको राजकुमार के साथ घर नहीं बसाना, उसको तो भाई लीडर बनना है, तो बनो, अलग बनो। पर आप उसके पीछे की मेंटेलिटी समझिए। आज भले ही लोगों को इंडिपेंडेंट इस शब्द के पीछे का कितनी भयानक मानसिकता इनकी ये समझ में ना आए, पर समझिए, इन बातों को समझिए। और इसमें एक और बात मैं जोड़ देता हूँ इंडिपेंडेंट नहीं बनना इसका अर्थ पढ़ाई नहीं करना है या जीवन में कोई स्किल्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। और ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वोक और लिबरल्स में समझने की उतनी बुद्धि होती नहीं है। उनको तो कुछ ना कुछ ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को ले जा करके बस क्रिटिसाइज करना होता है। इस कारण से अलग से मुझे बताना पड़ रहा है। भले ही मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई इस देश में महिलाएं हमेशा से स्वयं रोजगार से पैसे कमाते आई है, पति के कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें स्किल्स होंगे तभी तो वो किया है ना। सिलाई काम भी करना हो, किसी शॉप पर काम भी करना हो, टीचर का जॉब भी करना हो, या और भी कुछ भी काम भी करना हो, तो स्किल्स तो होंगे ही ना। तो स्किल्स सीखने में, पढ़ाई करने से कोई रोक नहीं रहा है। इंडिपेंडेंट नहीं होने का अर्थ है ये जो वोक और लिबरल्स जिस बात को इंडिपेंडेंस कहते हैं ना, वो नहीं होता भाई। विवाह में कोई भी, विवाह में पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर ही होते हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है, उसी को विवाह कहते हैं। माय बॉडी माय चॉइस, मेरे पेट में जो बच्चा है उसको रखूं गिरा दूं, ये मेरी मर्जी, ये करना है तो अलग रहो, ठीक है ना। चलिए, ओम ओम। बाकी तीनों फिल्मों के बारे में जो बातें मैंने बताई, उन पर आपके विचार क्या है मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम, वंदे मातरम।